हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रशांत अक्सर एंड आज है 26 जुलाई। तो चलिए आज के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए फर्स्ट आर्टिकल से देखते हैं। सबसे फर्स्ट आर्टिकल है हमारे पास सेंटर ब्लॉक 25 प्लेटफॉर्म्स। 25 प्लेटफॉर्म जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, ये सेंटर के द्वारा ब्लॉक किए गए हैं। स्पेशली जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इसके द्वारा ब्लॉक किया गया है। ये इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को पावर कहाँ से मिलता है इन सभी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के लिए? तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर में और साथ साथ IT रूल्स 2021, ये दोनों इसको एम्पावर करते हैं कि ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म्स जो कहीं ना कहीं एडल्ट कंटेंट को, स्पेशली न्यूडिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो उन चीज़ों को ये ब्लॉक कर सकता है। तो ये जो 25 प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक किए गए हैं, इसके रीजंस क्या थे पीछे में मैं आपको बता दिया कि न्यूडिटी को ये प्रमोट कर रहे थे। साथ साथ जो NCPRC है, डेट इज़ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसके द्वारा भी रेफरेंस दिए गए थे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, ठीक है, इन चीज़ों से रिलेटेड कि ये काफ़ी चीज़ जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, 25 प्लेटफॉर्म्स है, नाम ध्यान में आपको नहीं रखना है, ये लोग न्यूडिटी को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। तो अभी इस न्यूज़ में इतना ही था। तो अभी हम लोग एक कवर कर लेते हैं आज का एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, डेट इज़ द NCPRC के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये एक स्टैचुअरी बॉडी और पॉलिटी में स्टैचुअरी बॉडी काफ़ी हम लोग अलग से स्पेशली जल्दी नहीं पढ़ते जब तक वो न्यूज़ में नहीं आता है। तो मेन सिर्फ चैप्टर जो होते हैं वो कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आज NCPRC के बारे में कंप्लीट करते हैं। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पूछे गए, वो भी हम लोग देखेंगे। NCPRC क्या है? तो एक स्टैचुअरी बॉडी है। जब भी कोई अगर स्टैचुअरी बॉडी होता है तो वो कोई एक्ट से बैकअप रहता है। तो ये किस एक्ट से बैकअप है? तो कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के अंदर में एक एक्ट लेके आया गया था, उसी के अंदर ये स्टैचुअरी बॉडी बनाया गया। ये जो राइट है स्पेशली ये लेके आया गया था क्योंकि हमने UN का एक कन्वेंशन है, UN कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, तो ये कन्वेंशन को हमने ज्वाइन किया था। इसके वजह से हम लोग कहीं ना कहीं एक एक्ट लेके आए और फाइनली इस एक्ट के थ्रू हमने एक स्टैचुअरी बॉडी जो है NCPRC बना दिया। तो ये चीज़ समझ में आ गया। इसके अलावा अगर इसके बारे में बात करते तो ये वॉच डॉग है। किस चीज़ का वॉच डॉग है? तो ऑब्वियसली चाइल्ड रिलेटेड जितने भी लॉज हैं और जो भी पॉलिसीज़ हैं, उन सभी पॉलिसी के लिए ये वॉच डॉग की तरह काम करता है। उनको देखता है कि वो सही से मॉनिटर हो रहे हैं ना, सही से उनका जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से हो रहा है ना। स्पेशली कुछ एक्ट्स के बारे में मेंशन किया गया है, जैसे आपके पास पॉक्सो एक्ट हो गया। पॉक्सो एक्ट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं चाइल्ड के अगेंस्ट में, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉक्सो एक्ट है। और देन आपके पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड के लिए है, 2015 का ये एक्ट है। एंड देन आपके पास राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 का। ये तीनों एक्ट का सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, सही से प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सारे चीज़ों का भी ध्यान जो है वो NCPRC करता है, ठीक है। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के अंदर में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए कंपोजिशन के बारे में अगर बात करते हैं कि कौन कौन होते हैं इसके अंदर में, तो 7 मेंबर का ये मतलब कमीशन होता है। 7 मेंबर में एक जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं और 6 जो रहते हैं इसके अंदर में मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन के लिए आप या तो 3 साल आप सर्व कर सकते हैं एज ए चेयरपर्सन में, या फिर आपके पास 65 ईयर्स तक, मतलब जो भी पहले हो गया उसके अकॉर्डिंग होता है। साथ साथ जो चेयरपर्सन होता है इसको अपॉइंट किया जाता है एक 3 मेंबर के कमेटी के द्वारा, जिसको हेड करते हैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। तो एक तो हो गया आपके पास चेयरमैन। इसके अलावा जो 7 मेंबर में से 6 बच गए वो होते हैं आपके पास मेंबर्स। ये मेंबर्स के लिए भी 3 ईयर्स होता है, मैक्सिमम सर्व कर सकते हैं, लेकिन एज जो रहता है वो कम होता है। इसके चेयरमैन के लिए 65 था, तो मेंबर्स के लिए 60 ईयर्स होता है, और दोनों मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए जो है वो सर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, एक सेकेंड, कंडीशंस के बारे में बात करते हैं तो एक कंडीशन दिया गया है कि इसमें से 7 मेंबर से 2 मेंबर जो होनी चाहिए वो वुमेन्स होने चाहिए। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है इन सभी लोगों का? तो अपॉइंटमेंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। साथ साथ इनके पास कुछ और भी पावर्स होती हैं, जैसे ये इनके पास सिविल कोर्ट का पावर होता है। साथ साथ ये एग्जामिन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कोई भी लॉज जो हैं, जो पॉलिसी हैं, जो चाइल्ड रिलेटेड जो भी पॉलिसीज और लॉज है, इन सभी चीज़ों को ये एग्जामिन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इनके पास सीओ मोटो का भी पावर होता है। तो सीओ मोटो होता क्या है? सीओ मोटो का पावर का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंप्लेन आया, ठीक है, NCPRC के पास, तो ये NCPRC उस कंप्लेन के बेस्ड पे, मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन का कंप्लेन आया, ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूशन में जाके इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि हाँ वो इंस्टीट्यूशन में सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं, चाइल्ड से रिलेटेड कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो पहला केस जिसमें वो कोई कंप्लेन किया तब वो गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दूसरा केस होता है कि विदाउट कंप्लेन, ठीक है, तो बिना कोई कंप्लेन किए हुए, बिना कोई अपील किए हुए, वो उसको खुद से ही लगा कि मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, अगर बिना कोई अपील किए हुए खुद से इन्वेस्टिगेट करता है तो दैट इज़ द पावर ऑफ सुओ मोटो, ठीक है। तो इसके पास सुओ मोटो का भी पावर होता है, मतलब बिना कोई अपील किए हुए खुद से भी जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो चिल्ड्रन से रिलेटेड हैं। की इनिशिएटिव्स के बारे में अगर बात करते हैं कि कुछ की इनिशिएटिव भी है NCPRC का।
NCPCR का, सॉरी मैं गलत बोल दे रहा हूँ बार बार, क्या NCPCR का, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, तो कुछ इनिशिएटिव्स है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इनिशिएटिव है आपके पास पॉक्सो ई बॉक्स। पॉक्सो ई बॉक्स क्या है? तो ये एक ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है जिसके अंदर में जितने भी सेक्सुअल अब्यूसेस होते हैं चाइल्ड के अगेंस्ट वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये इसका एक इनिशिएटिव है। देन आपके पास आता है संवर्धन। संवर्धन क्या है? तो एक मैपिंग प्रोग्राम है, स्पेशली ये मतलब ट्रैक करता है और प्रिवेंट करता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को। तो पॉक्सो ई बॉक्स जो है वो सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड है, बचाता है बच्चों को। इसके अलावा जो सेकंड है आपके पास संवर्धन, ये आपके पास चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बचाता है। इसके अलावा आपके पास घर गो पोर्टल भी है। देन आपके पास मासी ऐप भी है। मासी ऐप क्या है? तो स्पेशली जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको ये इंस्पेक्ट करता है कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसमें कोई ऐसा ट्रैफिकिंग वगैरह तो नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल में आप पहले CID वगैरह देखते होंगे या क्राइम पेट्रोल, तो ऐसे बहुत सारे केसेस रहते थे जिसमें जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होते थे ना, वहाँ पे ही चाइल्ड बच्चों का ट्रैफिकिंग किया जाता था। ठीक है, तो उन चीज़ों को देखने के लिए मासी है। तो ये हो गया फर्स्ट आर्टिकल हमारा कंप्लीट। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें ईयर मैं मेंशन करना भूल गया हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट के बारे में अगर बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट वाज सेटअप अंडर द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। ये जो है वो पहला स्टेटमेंट है, ये 2005 के अंदर में और कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के अंदर ही तो किया गया था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो इनकरेक्ट है तो इसको तो आप मारोगे नहीं, मतलब सॉरी करेक्ट है तो मारोगे नहीं। सेकंड बोल रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन्स रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर में आता है। ठीक है, तो ये तो गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही इसका राइट आंसर है क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। सेकंड फिर क्वेश्चन आता है विथ रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स दैट इज NCPCR कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आता है तो ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसका जो चेयरमैन होता है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है कि NCPCR चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कॉमन सेंस से सोचो, स्टैच्यूटरी बॉडी है, कभी प्रेसिडेंट का इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आंसर ऐसी गलत है। ठीक है, चलिए फर्स्ट आर्टिकल हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड आर्टिकल पे हम लोग आते हैं। बेसिक भी हमने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया। सेकंड आर्टिकल आता है हमारे पास हाइड्रोजन। फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है सक्सेसफुली टेस्ट हो गया हमारे पास चेन्नई के अंदर में। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है उस चीज़ का यूज़ कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन और फ्यूल सेल का यूज़ करके ये ट्रेन जो है वो चलेगा। प्लस इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन है, ये स्पेशली ये जो कोच है इसको हम लोग ड्राइविंग पावर कार बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में थोड़ा सा रखना है क्या से रिलेटेड है। ठीक है, प्लस अगर आप हाइड्रोजन को मतलब जलाओगे जब भी हाइड्रोजन को, तो ऑक्सीजन के साथ जब ये मिलके जलता है तो सिंपल सा वाटर वेपर निकलता है। तो एज अ बाई प्रोडक्ट सिर्फ वाटर वेपर निकलता है। जनरली आप मान लो आप डीजल को जलाते हो तो क्या निकलता है? एज अ बाई प्रोडक्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और भी बहुत तरीके से टॉक्सिक गैसेस वगैरह जो है वो निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन को जलाते हैं तो सिर्फ वाटर वेपर निकलता है जो काफ़ी नॉर्मल है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट के लिए बैड इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस वजह से हाइड्रोजन जो है हमारे पास नेट जो जीरो प्रोग्राम है हमारा, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी की तरह यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए ये सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन के बारे में और बात करेंगे तो इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल फॉर द इंटरनल कंबशन। जो हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन होता है, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन तो नॉर्मल हाइड्रोजन हो गया H2। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब हो गया कि अगर हम लोग हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब H2 को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्यूल के लिए, और ये जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, ये मान लो इसमें एक्सट्रैक्ट करने में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोई ऐसे मीडियम से लिया जा रहा है जो ग्रीन है। ग्रीन है इसका मतलब क्या हो गया? जो इन्वायरमेंट को मतलब इन्वायरमेंट पे बैड इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, जिनसे पॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना है, इसके लिए जो हमने एनर्जी लिया है, एनर्जी लिया हमने अगर ले लिया एनर्जी जो है वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी लिया। इलेक्ट्रिसिटी क्या से बन रहा है? तो कोल जला के आ रहा है, तो कोयल जलाने से पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी के प्रोसेस में हमने सोलर का यूज़ कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर प्लांट से ले लिया, तो सोलर जो नॉर्मल सन का यूज़ कर रहा है, ठीक है, सन से जो रेज आ रहा है उससे यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, तो ऐसे जो हाइड्रोजन बनेंगे इसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन होते हैं वो एज अ फ्यूल सेल इंटरनल कंबशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये था ये सेकेंड आर्टिकल। इससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए अभी जस्ट ही पूछा गया, 2023 का ही क्वेश्चन है, ताज़ा एकदम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है इट इज़ यूज्ड एज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर द इंटरनल कंबशन। तो ये जस्ट हमने देखा, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड बोल रहा है कि इसको हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं नेचुरल गैस के साथ और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल हीट और पावर जनरेशन करने के लिए, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सेकंड लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि यूज इन द
हाइड्रोजन फ्यूल, जो हाइड्रोजन फ्यूल होता है, फ्यूल सेल्स होते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स होते हैं, उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन को व्हीकल को रन करने के लिए। तो अभी जस्ट ही हमने देखा कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में इसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास डोकलाम। डोकलाम न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि 8 साल के बाद जो डोकलाम्स है, और इसके अलावा डोकलाम के अलावा आपके पास नाथुला था एंड देन चोला, ये सभी जो साइट्स थे, ये सभी साइट्स को ओपन कर दिया गया है। क्यों ओपन किया गया है, तो एक प्रोग्राम है हमारे पास, दैट इज भारत रणभूमि दर्शन। इस भारत रणभूमि दर्शन के अंदर में इन चीज़ों को ओपन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो साइट्स थे, ये जो भारत रणभूमि दर्शन जो है, ये स्पेशली जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक इनिशिएटिव्स है, जिसके अंदर में हम कहीं ना कहीं पेट्रोटिक एंड बैटलफील्ड जो टूरिज्म होता है उसको प्रमोट करते हैं। तो अभी आप क्या है कि डोकलाम में जाके घूम सकते हैं, टूरिज्म जो है वो अलाउ कर दिया गया है। नाथुला एंड चोला जो है इन सभी जगह पे जा सकते हैं। स्पेशली ये जो चीज़ें हैं ये प्रमोट करता है, जो भारत रणभूमि दर्शन जो है, ये कहीं ना कहीं बैटलफील्ड टूरिज्म को प्रमोट करता है कि कहीं भी अगर कोई ऐसा बैटलफील्ड हुआ है, बैटलफील्ड है जहाँ पे कोई लड़ाई हुए ऐसे वगैरह, जैसे डोकलाम में भी तो स्टैंड ऑफ हुआ था ना, लड़ाई हुआ था, तो इस वजह से इन चीज़ों को ये प्रमोट करता है, ठीक है। डोकलाम के बारे में और चीज़ें देखेंगे तो ये एक प्लेट्यू है जो चुम्बी वैली के मतलब चुम्बी वैली में आता है, और ये यहाँ पे ये ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। भूटान, चाइना और इंडिया, इन तीनों का ट्राई जंक्शन पे ये डोकलाम प्लेट्यू पड़ता है, ठीक है। ये पॉइंट हमने कवर कर लिया है। देन सिक्किम के बारे में आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि यहाँ पे हमने जस्ट एक्स्ट्रा से हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिया था सिक्किम के बारे में कि 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 का था। इससे हम लोग एसोसिएट स्टेट बनाए थे सिक्किम को, मतलब हमारे बहुत सारी चीज़ें जो है सिक्किम के अंदर में सिक्किम हमारा फॉलो कर रहा था, जैसे कुछ उसको मेजर डिसीजंस लेने हैं या जो उसका सॉवरेनिटी था वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो खत्म हो गया था, वो इंडिया के पास आ गया था, लेकिन वो एज ए पूरा कंप्लीट 100% स्टेट नहीं बना था, ठीक है। तो एक एसोसिएट स्टेट की तरह इंडिया का बना था 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के अंदर में। फाइनली बाद में उसी के अगले साल 1975 के अंदर में जो सिक्किम था उसको 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारा मतलब इंडिया का स्टेट बना दिया गया और वो 22वां स्टेट बन के हमारा आया था, ठीक है। तो ये था आपके पास ये आर्टिकल के अंदर में। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। इसको हम लोग 21 जुलाई को कवर किए थे, तो चलिए थोड़ा सा 21 जुलाई को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फास्ट थोड़ा रिवीजन करेंगे। उस दिन मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया था ऑलरेडी। रिमूवल ऑफ जज के बारे में अगर बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों का जज का रिमूवल प्रोसेस सेम होता है। सबसे फर्स्ट ये कौन से किसके अंदर में आता है, मतलब कहाँ से ये पावर मिलता है, कहाँ पे लिखा गया है, तो जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 का है। वहाँ के अंदर में ये सारे प्रोसीजर्स बताए गए हैं कि कैसे रिमूव किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। दो ही ऑप्शन है आपके पास, मतलब दो ही रीजंस होते हैं। एक तो हो गया मिसकंडक्ट, दूसरा हो गया इनकैपेसिटी। मिसकंडक्ट मतलब मिसकंडक्ट दैट मीन्स की करप्शन हो गई, ये सभी केसेस में इन्वॉल्व है जज तो। या दूसरा आपके पास इनकैपेसिटी, मतलब आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं जज का ड्यूटी, आप हेल्दी नहीं है, हेल्थ वाइज आप जो है वो कैपेबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल के बारे में आर्टिकल 124 क्लाउज 4 बात करता है, और हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल के बारे में आर्टिकल 218 जो है ये बात करता है। मिसकंडक्ट या इनकैपेसिटी के बेसिस पे अगर आपको रिमूव किया जा रहा है, ऑब्वियसली यही दो रीजंस हो सकते हैं। तो एक्चुअली में रिमूवल होगा कैसे, तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी एक एमपी होगा, वो एक मोशन तैयार करेगा। अगर वो लोकसभा का एमपी है तो उसको 100 मेंबर का सपोर्ट चाहिए होगा मोशन बनाने के लिए, और वो राज्यसभा का एमपी है तो उसको 50 मतलब जो मेंबर्स है राज्यसभा के उसका सपोर्ट चाहिए होगा। मान लीजिए कि अगर लोकसभा का कोई एमपी है, वो एक मोशन तैयार किया, 100 में एमपी का उसको सपोर्ट भी मिल गया मेंबर का, तो फाइनली वो जाएगा स्पीकर के पास, ठीक है। स्पीकर के पास जाएगा, स्पीकर भी अप्रूव कर दिया, देन ये जो मोशन है ये आगे बढ़ेगा। सिमिलरली हुआ राज्यसभा के साथ भी, आगे जब बढ़ जाएगा ये मोशन तो उसके बाद एक 3 मेंबर का कमेटी बैठेगा। उस 3 मेंबर की कमेटी में एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे सीनियर मोस्ट। इसके अलावा दूसरा जो मेंबर रहेगा वो रहेगा आपके पास चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एंड जो थर्ड पर्सन होते हैं इसके अंदर में वो है आपके पास डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ठीक है। तो ये जो डीजे होते हैं ये आपके पास कोई भी एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके पास लॉ का काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन होता है, नॉलेज होता है, ठीक है। तो अब ये 3 मेंबर का जो कमेटी होता है, इस तीनों मेंबर का कमेटी जो है उसको एग्जामिन करेगा, जो एलिगेशंस लगाए गए इन्वेस्टिगेट करेगा, सारी चीज़ को देखेगा। अगर ये भी अप्रूव कर देगा कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सही है, तो उसके बाद जाएगा लोकसभा राज्यसभा के पास वापस। अब ये रोज लोकसभा राज्यसभा के पास जब ये जाएगा बिल, तो यहाँ पे लोकसभा जो है उसको 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, राज्यसभा जो है उसको भी 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, और साथ साथ ये मेजोरिटी और 2/3% एंड वोटिंग होगा। ये क्या समझिए, जैसे मान लीजिए कि 100 मेंबर जो है वो 100 मेंबर जो है वो लोकसभा के अंदर प्रेजेंट है, तो 100 मेंबर का मेजोरिटी कितना हुआ 51, तो पहले तो 51 से पास करना पड़ेगा। अब प्रेजेंट एंड वोटिंग केस देखते हैं। प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब आज कितने लोग आए थे, तो मान लो आज जो है वो 100 में से 90 लोग आए थे, तो 100 में से 90 लोग का 2/3 कितना हुआ, तो 2/3 हो गया 60,
तो 60 लोग को भी साथ साथ पास करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर पहला प्रोसीजर, पहला जो ये है प्रोसीजर, ये कंप्लीट है लेकिन दूसरा वाला कंप्लीट नहीं हो रहा, तो रिमूवल प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, खत्म हो जाएगा वहीं पे। मतलब दोनों से पास होना चाहिए। जैसे मान लो 53 आया तो 53 इसको तो मतलब यहाँ से तो पास हो गया, लेकिन क्या 53 60 से बड़ा नहीं होगा, तो फिर ये नहीं होना चाहिए। डैट मीन्स कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो ये दोनों को अप्रूव करता हो। तो जैसे मान लीजिए 63 आ गया, तो 63 53 से बड़ा है तो ये भी हो गया, 60 से भी बड़ा है तो यहाँ से फाइनली जो रेजुलेशन है वो पास हो जाएगा। जैसे रेजुलेशन ये दोनों हाउस से सेम ही तरीके से पास होगा, दोनों हाउस से जब पास हो जाएगा तो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, वहाँ फाइनली प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे और जज का जो है वो रिमूवल हो जाएगा। क्या कोई भी ऐसे जज रिमूव किए गए हैं? तो अभी तक कोई भी हमारे यहाँ जज ऐसे नहीं है जो रिमूव किए गए हैं, लेकिन वी रामास्वामी जो थे, जस्टिस वी रामास्वामी 1993 के अंदर में लोकसभा के अंदर में मतलब इन पे एक एलिगेशंस लगे थे। तो ये एलिगेशन जो है लोकसभा के अंदर में मतलब ये वोटिंग हुआ था, लेकिन एक्चुअली में लोकसभा के अंदर में वो बिल पास ही नहीं हुआ था, मोशन जो है वो फेल हो गया था। सेकेंड केस है आपके पास जस्टिस सौमित्रा सेन का 2011 के अंदर में, जिसमें राज्यसभा जो है वो मोशन को पास कर दिया था। यहाँ मोशन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। मोशन पहले आता है ना, बाद में वो आएगा 2/3 वाला। तो मोशन, राज्यसभा का मोशन के लिए क्या चाहिए? 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। तो 50 मेंबर का राज्यसभा से पास होकर आ गया था, सपोर्ट मिल गया था, लेकिन लोकसभा में जाने से पहले ही ये जो सौमित्रा सेन थे वो उन्होंने रिजाइन दे दिया था। तो अभी तक कोई भी ऐसे जज नहीं हमारे यहाँ जिनको ऐसे रिमूव किया गया है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अंदर में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, वो आपके पास एक कंसेप्ट है इन हाउस प्रोसीजर। इन हाउस प्रोसीजर क्या होता है? ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ये ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं है। इस वजह से ये आर्टिकल, आज का जो आर्टिकल था ये भी न्यूज़ में था, इस चीज़ को भी मेंशन किया गया था कि ये जो हमारे पास इन हाउस प्रोसीजर है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये एक्चुअली में होता क्या है, देखिए, जब सुप्रीम, जो भी हमने अभी यहाँ पर प्रोसेस पढ़ा कि पार्लियामेंट के अंदर में मिसकंडक्ट या इनकैपेसिटी हुआ तो ऐसे ऐसे मेंबर जो है वो 50 और 100 मेंबर का, ये सारा जो भी चीज़ें हमने पढ़ा ये तो तब होगा ना जब पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, वो रिमूवल का प्रोसीजर होगा तब। लेकिन उस पार्लियामेंट के अंदर जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, सीजीआई के द्वारा एक कमेटी अपॉइंट किया जाता है जिसमें सीनियर जो जजेस होते हैं वो होते हैं, और जो भी एलिगेशंस लगते हैं पर्टिकुलर जज के अंदर में, उस एलिगेशंस को वो एग्जामिन करते हैं कि मतलब वो एलिगेशन सही है कि नहीं। तो हाउस में जाने से, पार्लियामेंट में जाने से पहले सीजीआई के द्वारा एक कमेटी अपॉइंट किया जाता है सीनियर जजेस का, जो उनके ऊपर एलिगेशन, जो जज है, जो विक्टिम्स बताया जा रहा है जो जज को, उस जज के ऊपर में जो भी एलिगेशंस लगे हैं उस एलिगेशंस को कहीं ना कहीं एग्जामिन करता है, ठीक है। अगर वो एग्जामिन करने के बाद गिल्टी फाउंड पाते हैं वो मतलब जो कमेटी है जजेस का, तो उसको बोलेगी कि आप रिज़ाइन कर दो, ठीक है। अगर वो जज रिज़ाइन कर दिए तब तो वहीं पे केस ख़त्म हो गया। अगर वो जज जो है वो रिज़ाइन नहीं करते हैं, उनका जो जज है वो रिज़ाइन नहीं करेंगे, तो फिर बाद में वो चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के थ्रू उनको हटाया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पार्लियामेंट में केस गया है, इससे पहले ये सारी चीज़ें हुई थी, बट ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को पता नहीं चलता है। तो ये कंसर्न था ये आर्टिकल के अंदर में राइटर का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आई थिंक मुझे आपको समझ में आ गया होगा। मतलब पार्लियामेंट में जाने से पहले का जो प्रोसीजर है, जो सुप्रीम कोर्ट खुद कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इन हाउस प्रोसीजर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास और लास्ट आर्टिकल है आज का, मैनग्रोव्स के बारे में। मैनग्रोव्स के बारे में आज थोड़ा सा देखते हैं, इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैनग्रोव्स फॉरेस्ट होते हैं या जो श्रब्स होते हैं, ये आपके पास साल्ट टॉलरेट प्लांट्स होते हैं। साल्ट टॉलरेट प्लांट्स होते हैं उसको हम लोग हेलोफाइटिक प्लांट बोलते हैं। तो ये हेलोफाइटिक होते हैं और ये इंटरटाइडल जोन्स जो होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, स्पेशली ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पे। इसके अलावा कहाँ कहाँ और पाए जाते हैं, तो जितने भी डेल्टाज हो गए, स्टूडीज हो गए, लेग्यून्स हो गए, ठीक है। देन आपके पास जो बैक वाटर्स हो गए, स्पेशली जहाँ पे फ्रेश वाटर जो है वो मीट करता है सी वाटर से, जैसे यहाँ से रिवर आ रही है और यहाँ पे ओशियन है या सी है, तो ये वाला जो एरिया है जहाँ पे रिवर और ओशियन का पानी मिलता है, स्पेशली इस वाले जगह पे ज़्यादा जो मैनग्रोव्स है वो पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में सुंदरवंश हो गया, भितरकनिका हो गया, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा हो गया, इन सभी जगह पे पाए जाते हैं। सुंदरवन के बारे में अगर बात करेंगे तो जो लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड का, वो हमारे पास सुंदरवन है, जो वेस्ट बंगाल के अंदर में पड़ता है और साथ साथ बांग्लादेश में भी स्प्रेड किया गया। ये एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और साथ साथ जो रॉयल बंगाल टाइगर्स होते हैं इनका घर भी है। ना अभी इंपॉर्टेंस के बारे में अगर बात करते हैं मैनग्रोव से, तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे तो जो शोर लाइन होता है, ये शोर लाइन को कहीं ना कहीं ये स्टेबलाइज करते हैं, साथ साथ जो कोस्टल इरोजन होता है उसको रोक के रखते हैं। कोस्टल जो इरोजन होते हैं उसको ये प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा ये नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। साइक्लोन के, जब साइक्लोन आता है, सुनामी आता है, जो स्ट्रॉम आता है एक्सेट्रा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप समझो कि ये नॉर्मल स्ट्रॉम आ गया या फिर सुनामी आया, तो अगर मैनग्रोव्स है तो पहले इसको हिट करेगा, ये इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ तक जाते जाते जो स्ट्रॉम है ये खत्म हो जाएगा या
या फिर बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा जो नॉर्मल सिटीज़ होंगे जो पास में कोस्टल स्टेट्स के अंदर पास में। लेकिन वहीं पे अगर मान लो कि मैनग्रोव्स फॉरेस्ट नहीं है तो ये डायरेक्टली जाके हिट कर देगा सिटी को, तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो एज जो ब्रेकर की तरह काम करता है साइक्लोन और सुनामी वगैरह के लिए, नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। इसके अलावा ये इंप्रूव करता है वाटर क्वालिटी को बाय टैपिंग द सेडिमेंट एंड पॉल्यूटेंट्स। तो जो पॉल्यूटेंट्स है वो जड़ों के अंदर में फंस के रह जाते हैं, तो एज अ वाटर प्योरीफायर की तरह भी काम करता है वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करने में। बायोडाइवर्सिटी रोल के बारे में अगर इनके बारे में बात करेंगे तो एज ए नर्सरी ग्राउंड की तरह काम करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे फिश हो गए, ठीक है। इसके अलावा क्रैब्स वगैरह जो रहते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेराइन जो लाइफ होता है उनका एक घर की तरह ये काम करता है। इसके अलावा क्योंकि ये बहुत डेंसली फॉरेस्टेड होते हैं, मतलब जो मैनग्रोव्स रहते हैं वो काफ़ी एक जगह रहते हैं, डेंसली रहते हैं जिधर भी रहते हैं, इनका रूट भी काफ़ी डेंस होता है। तो ये बहुत सारे बर्ड्स को सपोर्ट करते रहने के लिए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इवन टाइगर्स जो है वो सुंदरवन में टाइगर को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो सुंदरवन है वो माना जाता है कि बंगाल टाइगर्स का होम है। क्लाइमेट से रिलेटेड अगर देखेंगे तो ये मैनग्रोव्स फॉरेस्ट है, तो बहुत सारा अमाउंट ऑफ CO2 जो है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर कंज्यूम कर लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं इन्वायरमेंट को। तो ये सिक्वेस्टर की तरह काम करता है CO2 के लिए। देन लाइवलीहुड के बारे में बात करेंगे तो जितने भी कोस्टल कम्युनिटीज़ होते हैं इनके लिए इंपॉर्टेंट एक वाइटल लाइवलीहुड की तरह काम करता है। स्पेशली फ़िश के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे फ़िश वहाँ पर आराम से पकड़े जा सकते हैं, तो ठीक है, इस वजह से। देन आपके पास फ्यूलवुड जो होते हैं मैनग्रोव्स का, वो लेके ये लोग यूज़ करते हैं। देन आपके पास फॉडर हो गया, हनी हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स भी काफ़ी सारे रहते हैं। अच्छा, कुछ नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे मैनग्रोव्स फॉरेस्ट के अंदर में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक जो है सुंदरी, ठीक है, सुंदरी के नाम पर ही सुंदरवन पड़ा है, ठीक है, तो ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा इको टूरिज्म को भी ये लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। देन आपके पास अगर इंपॉर्टेंट थ्रेट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला थ्रेट आपके पास एक्वाकल्चर, ठीक है, तो स्ट्रीम फार्मिंग वगैरह हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है। देन आपके पास अर्बनाइजेशन हो रहा है, टूरिज्म बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इसके वजह से वो जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही है। सी लेवल राइज कर रहा है, वो भी इम्पैक्ट कर रहा है। साथ साथ इसके अलावा आपके पास जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो गए, पोर्ट्स हो गए, इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ हो गई, इन सभी चीज़ें जो है इसके लिए थ्रेट की तरह काम करती है। कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में बात करेंगे तो दो आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। एक तो है आपके पास मिस्ती और दूसरा आपके पास कैंपा। ये फॉरेस्ट मतलब जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है इसको एफॉरेस्टेशन और साथ साथ इसको प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करता है। इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 1972 का। देन आपके पास नेशनल मैनग्रोव्स कंजर्वेशन प्रोग्राम हो गया। ये सभी चीज़ें जो है वो मैनग्रोव्स को कंजर्व करने के बारे में बात करती है। इसके अलावा एम स्वामीनाथन, जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है, इनके द्वारा एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव किया गया था मैनग्रोव्स को बचाने के लिए। उसे हम लोग बोलते थे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैनग्रोव्स इकोसिस्टम। तो ये भी आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा याद रख सकते हो कि मैनग्रोव जो होते हैं उसको रिस्टोर करने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं फिश बोन कैनाल मेथड। फिश बोन कैनाल मेथड क्या है? तो एक मेथड है जिसके अंदर हम लोग मैनग्रोव्स जो होते हैं उसको स्टोर करने के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ कंसेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो मैनग्रोव्स फॉरेस्ट होते हैं इनके जो रूट रहते हैं ना, ये बाहर निकले रहते हैं। वाटर जैसे ये वाटर लेवल है तो वाटर लेवल से बाहर रहते हैं और ये डायरेक्ट ऑक्सीजन को मतलब एयर से डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो रूट होते हैं बाहर निकले रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर रूट्स, ठीक है। स्पेशली जो एरियल रूट्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर रूट्स। तो ये थोड़ा सा चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये था टोटल आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल सारा जो भी द हिंदू के अंदर में था। आई होप आपको हर चीज़ सही से क्लियर से समझ में आ गई होगी और मेरा मोटिव रहता है कि मैं कम टाइम के अंदर में सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको कवर करा दूं अच्छे से न्यूज़पेपर के। तो अगर मेरा लेक्चर आपको सही लगा, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिए प्लीज़, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर में। थैंक यू।